अच्छा, आप लोग एग्रीकल्चर से है या मतलब हॉर्टिकल्चर? आप फॉरेस्ट्री से? हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो इसमें क्या बोलते हैं, मैं परिचय देना चाहूँगा अपना। So we have for the second session Mr. Abhishek from FCI Government of India. फोटोग्राफर थोड़ा सा स्लो है, फ्लो के अंदर मौन हो जाता है, साइलेंट फोटोग्राफर है. So let me take the opportunity to invite him and welcome you, sir. So today we have speaker Mr. Abhishek Joshi from FCI as a depot in charge grade 1. He is going to deliver the talk on food supply chain management, and let me briefly give the introduction about him. He is one of the excellent speaker with us. So let me introduce the esteemed speaker. He did his senior secondary education with physics, chemistry, biomathematics in 2006 and graduation in BTech in computer application from IMS Dehradun in 2009. He moved next in 2010 and earned his MSc in computer science from Dehradun. And he was selected various government exam. After that he settled down and start work with the Food Corporation of India in 2011, and he is as of now about 12 years of experience in FCI as a depot in charge grade 1, and he is responsible for managing, procuring, storing and movement of the food grain in FCI through rail and road. So this is quite main responsibility and quite heavy responsibility, what I would say. He also the experience of the government offices working as administration, commercial, procurement, movement sections in the FCI. He also have the field experience of procuring, storing of food grain and supervision of movement of food grain from rail and by road. He has also expertise in computer science. So without further delay, I would like to invite him. And sir, over to you. You may start now. जैसा कि सर ने बताया है कि मैं फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से हूँ और मुझे लगभग 11-12 साल हो गए हैं कॉर्पोरेशन में. तो अगर आपको कई लोग FCI के बारे में जानते नहीं हैं और क्या पता मतलब किसी ने सुना होगा कि भाई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया इनके गोडाउन्स होते हैं, है ना. तो जो भी अगर आप चावल खा रहे हैं, अगर आप रोटी खा रहे हैं और जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वजह से आपको मिल रहा है. इसके पीछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी इतनी मेहनत है, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई भी अन्न का दाना सप्लाई हो रहा है, मिल रहा है, तो वो FCI के वजह से हो रहा है. अब FCI का जो मेन फंक्शन है मैं आपको बताना चाहूँगा. फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का मेन फंक्शन क्या है कि एक तो किसान को MSP देना. सबसे पहले अगर किसान गेहूं उगाता है, मेनली हम लोग गेहूं और चावल में डील करते हैं. तो जो गेहूं और चावल जो है वो इंडिया का आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ स्टेट हो गए, जैसे कि नॉर्थ में हो गया हरियाणा, पंजाब, या छत्तीसगढ़ में चावल की प्रोक्योरमेंट होती है. तो 2-4 स्टेट है जो कि गेहूं चावल उगाता है. सरकारी स्टेट हरियाणा है जो कि मेनली गेहूं और चावल जो उगाता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से सप्लाई होती है थ्रू रोड, रेल और एयरवेज के थ्रू. ठीक है. हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि सबसे पहले जब भी फसल आती है, फसल आने पर कलेक्शन सेंटर खोले जाते हैं. कलेक्शन सेंटर में किसान क्या करता है, अपनी जो फसल होती है वहां पर लाता है और हम उसको MSP के अकॉर्डिंग, जो MSP पता है आपको, हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो ये क्या होता है, MSP क्या करता है, एक तरह से चीजों को रेगुलेट करता है. मतलब
अगर ऐसे इस साल की मान लो अगर एमएसपी 1500 रुपये है या 1800 रुपये है, पैडी की मान लो 1800 रुपये है और किसान उसे बेचने आता है, तो अगर 1800 रुपये से नीचे अगर उसकी पैडी कहीं बिक रही है तो वो एफसीआई को दे सकता है। एफसीआई या उसकी एजेंसी जो होती हैं वो क्या करती है, पैडी आप खरीद लेगी, उसके बाद मिलिंग करके उसका राइस बना के और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मूवमेंट कराती है। ये सब चीजें हम इंश्योर करते हैं। तो पहला तो हो गया किसान को एमएसपी देना। दूसरा सेकंड चीज क्या होती है, प्राइस कंट्रोल करना। आपने देखा होगा कि जो फूड की प्राइस होती है लगभग एक जैसी होती है, मतलब बढ़ेगी भी तो 10-20 साल में दोगुनी होगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको 22 रुपए किलो चावल मिल रहा है, 24 मिल रहा तो वो 50 हो जाए। तो ये जो प्राइस मेंटेनेंस होती है ये भी एफसीआई करती है। अगर फूड कॉर्पोरेशन इंडिया नहीं हो तो होगा क्या कि मान लो किसी स्टेट में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई रूल होता है। किसी स्टेट में अगर ज्यादा सप्लाई होगा सप्लाई होगा अगर उगेगा, जैसे हरियाणा पंजाब में, तो जम्मू कश्मीर जहां पर प्रोडक्शन नहीं होती है वहां पर तो एक जगह कॉस्ट हो जाएगी 50 रुपए 100 रुपए किलो, और जहां पे होगा वहां 2 रुपए किलो। तो ऐसे, और ये जो फूड ग्रेन है भाई नेसेसिटी हमारी क्या, मतलब फूड ग्रेन के बिना कुछ चल नहीं सकता, तो सबसे पहले तो हमें फूड ग्रेन चाहिए ना। तो इसीलिए एफसीआई क्या करती है कि इसको हर तो जगह ट्रांसपोर्ट करती है, दूसरा प्राइस मेंटेन करती है। प्राइस मेंटेन कैसे करती है, हमारे यहाँ स्कीम होती है ओएमएसएसबी। आपने कोरोना टाइम पे भी देखा होगा। होता क्या है ना, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने सुना होगा प्याज 100 रुपए किलो पहुंच गया, कभी कभी 200 रुपए पहुंच जाता है, तो लोग क्या करते हैं होर्डिंग कर लेते हैं इस चीज की। लेकिन प्याज के मामले में चल जाता है कि प्याज ले खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, गवर्नमेंट उसे छोड़ देती है। लेकिन गेहूं और चावल ऐसी चीज है जिसको भारत सरकार ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर इसकी होर्डिंग किसी ने कर ली तो क्या होगा, भुखमरी आ जाएगी। तो एफसीआई ने क्या करता है, मतलब केंद्र की एजेंसी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है और जितने भी प्रोक्योर होता है सेंट्रल पूल पे ले लेती है। अब इसने क्या करा, हमारे यहाँ स्कीम होती है ओपन सेल होती है, ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम। तो ओएमएसडी में हम क्या करते हैं कि इसका सबसे ज्यादा हमें कोरोना टाइम पे वो पता लगा था कि जब ये स्कीम हमारी चल रही थी तो उस समय 22 रुपए केजी हम राइस था और 20 रुपए लगभग केजी हमारा वीट। तो एफसीआई क्या करती है, हर स्टेट में हर जगह टेंडर करती है और 22 रुपए 20 रुपए किलो में आपको टेंडर के थ्रू अगर आप लेना चाहते हो तो अपने गोडाउन से इतने भी बेचने को तैयार रहती है। अब इससे होता क्या है, अगर मान लो कोई स्टॉकिस्ट होगा, उसने क्या करा, होर्डिंग करने लग गया। बाजार की राइस की प्राइस है 18 रुपीज, अगर यहाँ पे होर्डिंग करने लग गया तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, ये प्राइस बढ़ेगी, 19 होगी, फिर 20 होगी, 21 होगी। अब जैसे 22 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कैप लगा के हम ओएमएसडी के थ्रू बेच रहे हैं, तो जैसे ही 22 रुपीज से ऊपर बढ़ेगी, 22.5 भी होगा, तो क्या होगा, जो दूसरे स्टॉकिस्ट होंगे वो हमसे ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एफसीआई क्या करती है, इस चीज को मेंटेन करके रखती है। जैसे अगर मैंने 22 रुपए छोड़ दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस फिक्स हो जाएगी। तो ये चीज कोरोना टाइम पे क्या हुआ था हमारे साथ कि चीजों की होर्डिंग होने लग गई थी, लोग स्टॉक करने लग गए थे, मतलब पब्लिक ने भी स्टोर कर लिया था और जो उससे पैसा कमाने जाते थे उन लोगों ने भी। तो मारामारी ना हो, इस कारण ये स्कीम में जो अभी भी चलती है, आप उसमें देखोगे, जैसे आप सर्च करोगे तो ये ओएमएसडी का टेंडर आ जाएगा। टेंडर में आपको ये प्राइस कोड होते हैं, टेंडर में जो प्राइस कोड होते हैं, तो ये प्राइस कोड होते हैं और इन प्राइस के हिसाब से ही पूरा ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे एक सैचुरेट हो जाता है। तो ये हो गया एक दो फंक्शन मैंने आपको बता दिए। एक तो हम प्राइस कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्राइस ऐसे कंट्रोल करते हैं ओपन सेल स्कीम के थ्रू। दूसरा फार्मर को एमएसपी प्रोवाइड करना। तो दो मेन फंक्शन हो गए एफसीआई के। साथ ही ये क्या करती है, जो हमारे दो तरह की चीजें होती है, सरप्लस होता है
जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है इसको साइंटिफिक नॉर्म्स के हिसाब से स्टोर करना, साथ में उसका मूवमेंट करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मूवमेंट क्यों करते हैं बता पाएंगे आपको? मूवमेंट क्यों करना पड़ता होगा? जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी अवेलेबल करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मूवमेंट इसलिए मूवमेंट इसलिए भी करते हैं साथ में प्राइस जो है सेम रहे, तो दोनों काम होते हैं इसके। एफसीआई के बारे में बता दिया था मैंने आपको। 1964 में हमारा एफसीआई जो है ये आई थी और डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरी थ्रू कंट्री करती है। मेंटेनिंग सेक्रेटरी देखो ऑपरेशन है बफर स्टॉक। हाँ हमारा काम ये भी होता है बफर स्टॉक मेंटेन करना। बफर स्टॉक के बारे में किसी को पता है क्या कि बफर स्टॉक होता क्या है? बफर के बारे में पता है? बफर का मतलब क्या होता है? थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन ना, आप लोगों को जो ना क्या बोरिंग हो जाएगा। पता है बफर का मतलब? बफर का मतलब होता है जैसे इन्वेंट्री। हाँ इन्वेंट्री, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब मान लो आपको पता है कि इंडिया में क्या है कि मतलब एक महीने का मान लो 2 लाख एमटी लोग राशन खाते हैं, तो 2 लाख एमटी राशन के बाद कम से कम 3 महीने का राशन में या 6 महीने का राशन में एक्स्ट्रा रखूंगा अपने पास। क्यों रखूंगा? इन केस अगर डिमांड बढ़ हाँ डिमांड अगर बढ़ जाए या जैसे कुछ भी अगर दिक्कत हो जाती है, हाँ इमरजेंसी बढ़ जाती है, कोई वॉर लग जाती है, तो इसलिए क्या करते हैं बफर हम क्या करते हैं बफर भी मेंटेन करते हैं। हमारे गोडाउन्स होते हैं तो गोडाउन्स में हम क्या करते हैं बफर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये एफसीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। हमारा हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर के अंदर जोनल ऑफिस होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो कि अब हम जैसे नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ के अंदर ये रीजन्स है दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश जेएनके पंजाब राजस्थान यूपी उत्तराखंड। ये जो सरप्लस एंड डेफिसिट रीजन दिखा रखे हैं, जो ग्रीन वाला है ये है सरप्लस ऑफ वीट में बता रहे हैं। तो वीट में क्या करते हैं ये जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा वीट यहाँ होता है, और ये जो 2 स्टेट है पूरे सारे स्टेट्स को खिलाते हैं मेनली। थोड़ा मध्य प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में ना ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश से मतलब आसपास जो होगा रोड मूवमेंट और बाय रेल मूवमेंट के थ्रू। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हो गए तो वहां उसके थ्रू भेजते हैं वाटरवेज के थ्रू। ये है राइस का सरप्लस। आंध्र प्रदेश में राइस होता है, जैसे कि यूपी में आप देखेंगे यूपी में राइस के मामले में सरप्लस है। उत्तराखंड सरप्लस है। उत्तराखंड में पता है आपको कहाँ पे होता है राइस? मिनी राइस बाउल किसे बोलते हैं? उधम सिंह नगर। हाँ सही सही बोला। कुमाऊं रीजन में उधम सिंह नगर हो गया, हल्द्वानी हो गया, यहाँ पे काफी अच्छा राइस प्रिक्योरमेंट होता है। और फिर रेक के थ्रू, रेक क्या होती है ट्रेन होती है कवर्ड, डीसीएनए ट्रेन होती है, वो क्या होती है कवर्ड बोगीज होती है। मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम प्रिक्योरमेंट को बता दें, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रिक्योर्ड एमएसपी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। दूसरा है द नोडल एजेंसी है, मतलब नोडल एजेंसी सेंट्रल एजेंसी गवर्नमेंट। नोडल एजेंसी का मतलब ये होता है कि हम जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है वो क्या करती है रेगुलेट, पूरा नोडल एजेंसी होती है, और वो और भी एजेंसीज होती है जैसे फूड एफसीआई क्या है, एफसीआई एक एजेंसी है नोडल एजेंसी। ये क्या करती है, और बहुत सारी एजेंसी है आपने देखा होगा कि जैसे और भी एफएसएसएआई होती है, और हरियाणा में है कॉन्फेड, एसडब्ल्यूसी थे स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, सीडब्ल्यूसी सुना होगा सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन। इनके गोडाउन्स होते हैं। जैसे किसी को पता है कि यहाँ पे एफसीआई गोडाउन कहाँ पे है? आपका श्रीनगर में डेयरी के पास है। कहाँ पे? ये पटियाला से आगे। एक तो यहीं पे है, क्या बोलते हैं आपने देखा होगा, प्राग डेयरी बोलते हैं। डेयरी बोलते हैं, ये पौड़ी रोड में। पौड़ी रोड में प्राग ऐसे पौड़ी रोड में जाएंगे तो आपको गोडाउन दिखेगा।
तो होता क्या है, उत्तराखंड की जितनी भी मतलब जहाँ गढ़वाल की एलोकेशन होती है ना, वो एलोकेशन का मतलब ये होता है कि हम पे डिमांड आती है। हमारा यहाँ पे रीजनल ऑफिस है देहरादून में, तो डिमांड आती है, जैसे आपके पौड़े की डिमांड आती है, एक एक गाँव का अगर कोई एक आदमी होगा तो उस तक खाना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे है एफसीए के अंडर में फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, एफसीएसडी है यहाँ पे, फूड सिविल सप्लाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कंट्रोल में आप देखते होंगे ना सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो होती है, ये एफसीएसडी वाले इनको देते हैं और फिर वो पूरा पहुंचाते हैं हर एक एक नागरिक तक। तो यहाँ पे क्या है, एफसीए का एक गोडाउन है यहाँ पे, एक है शिमली में, तो आउटर उस साइड की लोकेशन जैसे वो गोडाउन भी पूरी करते हैं, इधर की लोकेशन भी जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो एफसीए क्या है, तेरा नोडल एजेंसी है। ये सारी एजेंसीज को, इनका काम क्या होता है, इनका समन्वय स्थापित करना कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ से उठाना है, ठीक है। ये सारी प्लानिंग एफसीए करता है, तो इसलिए एफसीए को नोडल एजेंसी बोला जाता है। रिक्वायरमेंट ये डेटा था थोड़ा सा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 16-17 में 1470, 1550, 1750। ये पैडी का है, पैडी ग्रेड है, ग्रेडिंग होती है इनके अंदर। जब आप जैसे चावल आते हैं तो चावल की कुछ हम जब प्रिक्योर करते हैं स्पेसिफिकेशंस होते हैं चावल की, वो टेक्निकल वाले होते हैं, वो टेक्निकल वाले चेक करते हैं। जैसे इसके अंदर होते हैं ब्रोकन हो गए, पूरा ब्रोकन कितना परसेंटेज है, चौकी हो गया, डस्ट पार्टिकल कितने हैं, ऐसे ऐसे करके पूरी स्पेसिफिकेशन बनती है। तो जो कॉमन की स्पेसिफिकेशन है वो कॉमन में डाल देते हैं, जो ग्रेड है तो ग्रेड है, इस टाइप से कैटेगराइजेशन होता है। तो ये उसके प्राइस है। ये किसी को पीपीटी चाहिए होगी तो सर से लेना। अब मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन, मूवमेंट यही करते हैं, आपको बताया मैंने कि जो सरप्लस रीजन में स्टॉक देख चेक करते हैं कितना है और कितनी सबकी एलोकेशन होती है। एलोकेशन कैसे निकलती है, जैसे फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, ये काउंट करती है मेरे स्टेट में कितना है। अब तो वो आ गया, स्मार्ट कार्ड आ गया फूड का, तो उससे इनको पता लग जाता है आधार कार्ड से लिंक करके कि हमारे स्टेट में कितने हैं, एक इंसान कितना खाता है, उतना कैलकुलेट करके उसकी एलोकेशन एफसीए को देती है। एफसीए क्या करती है, एफसीए देखती है अच्छा स्टेट में इतना चाहिए, वो सरप्लस से उठाएगी और डेफिसिट में भेज देगी। वेकेंट स्टोरेज कैपेसिटी ये सब मॉनिटर करती है कि हम पे कितने वैकेंसीज हैं। अब ये जैसे एक मेरा डिपो है वहाँ का है, तो जिस समय प्रिक्योरमेंट करते हैं इस टाइप से प्रिक्योरमेंट होती है, गाड़ी आती है जब प्रिक्योरमेंट होती है, साथ में डंपिंग यार्ड में लगाते हैं, डंपिंग यार्ड में ऐसे लगेगा, उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर आएगा, वो उसको चेक करेगा, उसके बाद जो हमारे साथ का इंस्पेक्टर होगा वो इनकी गनीज कंडीशन चेक करेगा, गनी कैसी है, आउटर जो कवरिंग है इसकी, गनी की हालत सही है कि नहीं है, सब गवर्नमेंट के अनुसार इनके मार्क है, सब कुछ है कि नहीं है, वेट चेक करते हैं इनका। जब वेट से कुछ पास हो जाती है गाड़ी तो ये फिर गोडाउन के इसको अंदर लाते हैं, इसको डंपिंग यार्ड कहते हैं। ये मेरी एक फोटो थी, इसमें जब मैं मूवमेंट करवाता हूँ फूड ग्रेन्स की, तो ये जो रेक्स होती हैं इसको बोलते हैं BCNA रेक, बोगीज कवर्ड एयर ब्रेक वेगन्स। तो इन वेगन के अंदर क्या होता है, सारे कट्टे डलते हैं। जो अगर मुझे मान लो आसाम भिजवाना है या कहीं भिजवाना है तो क्या होता है, मैं जैसे यहाँ पे इंचार्ज रहूँगा, मेरे अंडर में लोडिंग ऑफिशियल रहते हैं, वो ऑफिशियल इसको लोड करा के मुझे स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है। ये एक जैसे मैं बताऊँ जहाँ से ये ट्रक्स और ये सब ऐसे होते हैं, ये रेलवे स्टेशन है, तो बाय रेल के थ्रू ये ऐसा जाता है इस टाइप से। तो गोडाउन देखिएगा आपने, अगर एग्री के बारे में कुछ जानना हो तो आपके आसपास भी हर जगह, मतलब आप किसी भी स्टेट में हो कहीं भी हो, एफसीए आपको जरूर मिलेगा, वो भी आपको 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में, हर जगह है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ एफसीए नहीं है। तो आप जाके गोडाउन देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, पूछ के उनसे। ये मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ऑफ अंडर ये बता दिया था मैंने आपको, रेल, रोड और वाटरवेज 3 तरीके से होता है। 90% जो स्टॉक होता है हमारा रेल के थ्रू मूव होता है, और हिमाचल प्रदेश, JNK, राजस्थान, इन जगह रोड के थ्रू मूव होता है, क्योंकि हरियाणा से ये सारे पास है ना, हरियाणा से JNK क्या बोलते हैं, JNK रोड के थ्रू जाता है, उत्तराखंड भी पास है, बॉर्डर एरिया लगता है, राजस्थान भी दिल्ली के पास है, तो दिल्ली और स्टेट्स स्टॉक्स आर मूव्ड ऑन वाटरवेज। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में वाटरवेज के थ्रू भेजना पड़ता है, क्योंकि सबसे सस्ता वो पड़ता है। सरप्लस पार्टी बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज फंक्शन इज यूज्ड पैरामाउंट
हाँ ये भी बता ही देता मैंने कि पीडीएस जो होता है, पब्लिक जो मैं बता रहा हूँ, ये जो राशन की दुकान में आते हैं इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस स्कीम्स। तो ये जितनी भी स्कीम्स होती है, किसी को स्कीम का नाम पता है कौन कौन सी स्कीम्स होती है आजकल जो या पहले चला करती थी? एपीएल, बीपीएल, जेपीएल स्कीम, बीपीएल स्कीम पहले चला करती थी, ठीक है। अब है अंत्योदय योजना और टाइट ओवर स्कीम होती है, टाइट ओवर स्कीम है, अंत्योदय योजना। ये आप कभी राशन के उसमें आएंगे तो आपको पता चलेगी कि इन स्कीम्स में एलोकेशन आती है और उन लाभार्थियों को खाद्यान्न दिया जाता है। दूसरा बफर स्टॉक भी बता दिया, फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की फूड सिक्योरिटी के लिए। एक है ये डिपो ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, ये हमारा ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जो कि पैन इंडिया में यूज़ होता है। और इसके थ्रू क्या होता है, जैसे मेरा एक यूनिट है, मेरा डिपो है, तो मैं उसकी एंट्री यहाँ करूँगा तो मेरे दिल्ली हेडक्वार्टर में पूरा उनको पता होगा कि कहाँ से कहाँ मूवमेंट होना है, कहाँ पे कितना स्टॉक बचा है, कहाँ पे प्रिक्योर हो रहा है। मेरे पे इनवर्ड आएगा तो मैं उसमें डालूंगा। तो ये क्या है कि एक डिपो ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें इससे क्या हो, पहले क्या होता है, कागज के थ्रू बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब एक व्यू नहीं मिल पाता था, आंकड़ों के थ्रू देखना पड़ता था उसको कहाँ पे कितना है, कैसे कैसे मैनेज करना। लेकिन सॉफ्टवेयर से चीज़ें ईजी जाती है, डिजिटाइज होती हैं, तो वो डिपो ऑनलाइन सिस्टम है। और कोई क्वेश्चन है आपके आप लोगों के? क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सर जस्ट क्वेरी है मेरी। हाँ। सर जैसे ना अभी आपने एमएसपी भी बताया है कि जैसे कुछ क्रॉप के जैसे फूड ग्रेन में देखते हैं शायद 20 से 22 क्रॉप की एमएसपी निर्धारित है। बिल्कुल। हाँ। सर अभी हम पास्ट कुछ ईयर में देखें कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, हाँ। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन उसको एक्सीड कर गया है। अभी मेरे ख्याल से फूड ग्रेन 316 मिलियन टन है। अच्छा। और हॉर्टिकल्चर का लगभग 334 मिलियन टन है। तो अच्छा। सर मेरे जैसे ये है कि बहुत सारी वेजिटेबल ऐसी है जो या फ्रूट हैं जिनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो खराब हो जाती है। तो गवर्नमेंट उस पर क्यों एमएसपी नहीं करती है कि जो खराब होने से बढ़िया है उसको आप ले लीजिए, जैसे एफसीआई ले लेती है, जैसे आपने बताया कि नहीं, एफसीआई तो सिर्फ मतलब देखो नहीं मेरा क्वेश्चन ये है सर। हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ, करना चाहिए। हाँ, लेकिन तो बस ये आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। हाँ, ओपिनियन क्या है मेरा, मैं बताता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट में है ना, तो आप चाहे आप आईएएस भी हैं, तो आपने क्या करना है, प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना है। मतलब आप ये सारी चीज़ें जो पॉलिसीज होती हैं ये मेनली मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट में किसी चीज़ मतलब आप कर सकते हो वो चीज़ें, मतलब आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी हाथ में होती नहीं, या बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं आपके बारे में, लेकिन तभी इंसान भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है। भाई मेरे को सोचना नहीं है। अगर मैं जैसे ग्रेड 1 हूँ या मेरे ऊपर कोई क्या सीनियर इंस्पेक्टर है या और कोई है, तो उसको भी मेरे को भी एक दायरा दे दिया गया है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल दे दिया होगा जी आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। अब दूसरा जो एमएसपी आप कह रहे हैं ना कि एमएसपी की उनको भी देनी चाहिए, है ना। एमएसपी में ये होता है कि जैसे वीट और राइस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने सिर्फ वीट और राइस को ही क्यों किया, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। आपने देखा था कोरोना आया था तो किसी ने सब्जी स्टोर करी, सब्जी स्टोर कर लेते हैं यार 6 महीने के लिए, है ना। मतलब ये ऐसी चीज है मनी के बाद, वीट और राइस, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मतलब अगर आपके खाने के लिए ना चीज खाने के लिए, मतलब ये चीजें मतलब स्टेपल फूड है ऐसे, वीट और राइस तो हमारा। और अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है, कुछ लग कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहले इससे भुखमरी इसे बोलते हैं। तो मेन फोकस इस पे है गवर्नमेंट का। ये भी आपने अच्छी चीज बताई, जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन उसका ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो ख़राब हो रही है, तो उसको किसी और चीज़ में यूज़ करना चाहिए। मतलब जैसे खराब ही हो रही है, अब हम क्या कर रहे हैं कि नया स्कीम आ रही है हमारे यहाँ, अभी 2 साल से मेरे पे काफ़ी मतलब ज़्यादा एलोकेशन आने लगे इथेनॉल के। तो हम क्या करते हैं, 20 रुपये हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने निकाला है कि 20 रुपये कुंटल, उसमें 20 रुपये किलो में 2000 रुपये कुंटल में ही आपने चावल देने हैं, 2000 रुपये कुंटल में चावल देने हैं और उसका इथेनॉल बनेगा। तो सब्सिडी मिल रहा है, वैसे 22-23 रुपये किलो है, लेकिन 20 रुपये उसमें इथेनॉल बन रहा है। तो जो एक्सेस हमारा होता है ना, अब इसको इथेनॉल बना देंगे तो इथेनॉल एक तरह का पेट्रोल है,
आने वाली आपको पता है कि अब सारी गाड़ियाँ इथेनॉल पे आने वाली हैं, तो गवर्नमेंट इसको बहुत तेजी से पुश कर रही है। अब वो तो इनकी पॉलिसी मेकर का वो है, आप सजेशन जरूर दे सकते हैं। ये आपने मतलब अच्छा क्वेश्चन है। या फिर ये जो वेस्टेज हुई, चलो वेस्ट तो हुई नहीं, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाए, है ना, ये कहीं पे गैप होती है। अगर आप निकालो इसको या फिर इस पे कोई रिसर्च करो या कोई आर्टिकल लिखो, तो इस पे गैप मतलब आप भर सकते हो थोड़ा सा, मतलब है ना। आगे ऐसी तो काम होता है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, आपको काम करना होता है उस चीज पे। जैसे आपने ये चीज ये गैप ढूंढा, ठीक है, अब इसका इस चीज में यूज हो सकता है, वो चीज करके देखी, हो सकता है रिपोर्ट सबमिट करिए, पेपर लिखिए। और किसी कोई क्वेश्चन? सर से छत्तीसगढ़ में चावल बहुत होता है, हाँ, वहाँ पे चावल। क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट का फिक्स है कि हाँ इतना ही खरीदेगी करके, हाँ। तो हम मोस्टली क्या होता है फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच जाता है, तो वो क्या करते हैं उसको लाइक मंडी में बेचते हैं। तो ऐसा हाँ। कुछ हो सकता है क्या कि ज़्यादा लें ताकि उनको भी, क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है जितना वो हाँ उस बिल्कुल, पे आप कह रहे हैं invest करते हैं। एमएसपी पूरी नहीं मिलती। अब वो मैं बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती कि गवर्नमेंट मना नहीं करती कभी कि हमने क्या बोलते इतना ही लेंगे। होता क्या है, अब जैसे फिक्स है वहाँ पे कि मतलब हाँ यदि आपके पास 1 एकड़ है तो उसके लिए हाँ, 3 वो- क्विंटल लेंगी, उससे ज़्यादा नहीं नहीं, लेंगी। वो तो नॉर्म्स बना रखे हैं उन्होंने, क्योंकि इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी करी गई है कि 1 एकड़ में कितना पैदावार आपकी हो सकती है। तो आपका लैंड का रजिस्ट्रेशन होगा, अब आपका मान लो 10 एकड़ है तो आपको उतना कुंटल ही वो अनाज लेंगे। क्यों? क्योंकि रिसाइकिल होती है चीजें। गवर्नमेंट तो दे रही है सब्सिडी, मतलब वो आपको मार्केट प्राइस से ऊपर प्राइस दे रही है, ठीक है। होगा क्या, अगर पुराना चावल, कोई पुराना चावल लाता है और फिर दोबारा रिसाइकिल करके उसी को बेच देता है, तो वो बीच का मार्जिन खा सकता है, और वो मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से वो, अब वो साइंटिफिक स्टडी हो रखी है, उसका एक पैरामीटर है, और अभी रूल्स में है। रूल अमेंड करने के लिए फिर वो जैसे किसान अभी धरना चल रहा था बीच में वाला, तो उस तरीके से मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट में जाता है, फिर रूल अमेंड करने पड़ते हैं, तो वो रूल बना हुआ है, इस कारण होता है। अगर किसी का ज्यादा हो रहा है, सर वहाँ पे मोस्टली यही होता है कि अच्छा, वो- मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट वो उसको नहीं बेच पाते गवर्नमेंट के पास, फिर सबको यही है कि ऑप्शन यही होता है कि हाँ मंडी में बेचो। अच्छा ऐसा है वहाँ पे कि लैंड है, मतलब मोस्टली मतलब हाँ। मैंने जितना ऐसा ऑब्जर्व किया। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो मतलब ऐसा होता है कि लगभग उतना ही होना चाहिए वैसे तो, आगे पीछे थोड़ा बहुत तो मान सकते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रोडक्शन एकदम डबल हो जाए। डबल तो नहीं। हाँ डबल, या फिर मतलब 1.2 टाइम्स हो गया, ठीक है, इतना तो कंज्यूम वो हो जाता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, आप लोग हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री, अच्छा सारे आप फॉरेस्ट्री के हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वेयर HMB ओके अच्छा एचएनबी से आप लोग सारे। तो आप क्या पीएचडी कर रहे हैं? नहीं बीएससी एग्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर नहीं पीएचडी बीएससी ओके। तो ये आपका प्रोग्राम इसलिए कराया गया था ना कि कोई जैसे फूड सप्लाई मैनेजमेंट या फूड चेन मैनेजमेंट, इसमें आप कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, है ना, इसीलिए तो इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या लगती है आपको, या फिर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या बोलते के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि एफसीए में कौन से मौके हैं, और स्टेट में आपको पता है क्या उनके बारे में, तो कुछ पूछना है उससे संबंधित पूछना है, कुछ पूछना है, मतलब करना क्या, मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं क्या, या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, कैसे क्या? अच्छा, रिसर्च में तो सबसे फिर बढ़िया मतलब आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रहते हैं, यहाँ पे आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप किसी भी जगह चले जाइए, आपका सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको फॉलो करना है। जैसे मान लो पुलिस है, पुलिस को एक पैरामीटर दे दिया जाता है, एक प्रोटोकॉल दे दिया जाता है, जी कोई आया तो 2 चीज होती है, या तो इसने करा या तो नहीं करा,
ये धारा इस पे लगा दी, ये इस पे लगा दी, ऐसे ही हम पे होता है। ये स्टॉक आया, इसके साथ आपने ऐसे करना है, मतलब एक रोबोटिक काम होता है जहां आपने दिमाग लगाया, ना दिमाग लगाना है ना उससे कम करना है, बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स है। आपको पन्ना पकड़ा दिया गया, आपने काम करा, आपने रह जाएगी, क्योंकि किसी ने वो रूल लिख रखा है और उस रूल पे ही काम चलेगा। वहाँ पे विवेक का काम नहीं होता है, थोड़ा बहुत विवेक से आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो 2% होता है। रिसर्च में आपको खुलापन चाहिए। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप पे कोई बड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बहुत कम होती है गवर्नमेंट में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 साल किसी पे काम करा और आपने कहा इसमें कुछ नहीं निकला, ये भी रिसर्च है। नहीं सर, रिसर्च में तो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी, वो रूल, सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ना। जी सर। अगर आपने कुछ भी इधर से उधर करा, सिंटैक्स एरर। और बाकी और साथ में आप बताइए, मतलब ये क्या क्या चीजें हो सकती है, आपको सोचते हैं क्या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इस अगर कोई करना चाहे तो? सर बेसिक जो इशू आता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना जाता है, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को फेवर कर सकती है उसमें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। जैसे किस अच्छा। टाइप की पॉलिसी? मतलब कुछ भी हो, जैसे अगर सपोज कोई अपना बिजनेस हाँ। करना चाहता हाँ हाँ हाँ। है, सपोज मेरा ब्रदर ही है, वो एक्चुअली एग्रीकल्चर फील्ड में अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कई सारी ऐसी पॉलिसीज जो उसे अवेयर नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब वो गया तब उसे पता चला ऐसी पॉलिसीज की सब्सिडीज मिलती है पर्टिकुलर उस हाँ, फील्ड में। right. लेकिन ये अवेयरनेस जब लोगों के पास नहीं होती, इसलिए वो उस फील्ड में जाते नहीं, और मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से ही डरते हैं। हाँ। ये दिक्कत होती है, तो एक अवेयरनेस जो होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम में उसकी कमी है। अभी तो जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, तो उसमें मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के कितने सारे सब्जेक्ट आ गए हैं अब ना, इसमें कर सकते हैं। सब्सिडीज के बारे में भी बताते हैं उसमें। 90% सब्सिडीज आजकल मोस्टली मशरूम में, आपका ये पिशिकल्चर में, एक्वाकल्चर में मिल ही रहा है, फूड सब्सिडीज में। बट वही है कि जब तक अवेयरनेस Awareness नहीं नहीं है, आती। क्योंकि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जीरो से, तो बहुत मुश्किल होता है कि सेटअप हम पूरा 100% श्योरिटी के साथ करें, क्योंकि हमें काम भी करवाना है, हमें आदमी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, खुद तो नहीं कर सकता ना, ये भी है ना। तो ये मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब इसमें फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सपोज एफसीआई है, हाँ। उनकी भी अगर कोई सर्टेन अगर कुछ पॉलिसीज होंगी, उन्हें पब्लिश करनी चाहिए फॉर पीपल, जनरल। अब जैसे इनका टॉपिक था कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में इतना सारा, तो इसका कुछ यूज होया जाए, तो ये बेस्ट आर्टिकल है कि हाँ, मतलब इसका बता, अपना वैसे सजेशन इज biofuel- वेरी बेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, हाँ। या फिर और कुछ गैस, बायोगैस बनाई जा सकती है, या फिर ऐसा जो कि उस वैल्यू से, उस अगर आप उसको कन्वर्ट करो तो वो उससे ज्यादा वैल्यू दे। और ये अगर इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है तो गवर्नमेंट इसे करेगी, है ना, क्योंकि लॉस तो कुछ नहीं है, अगर बेनिफिशियल है तो गवर्नमेंट इसके लिए करेगी, है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये बहुत बेस्ट आर्टिकल है। आपकी रिसर्च किस में चल रही है अभी? पीएचडी में टॉपिक क्या है? टॉपिक डिसाइड हो गया अभी प्री पीएचडी कंप्लीट हो गई? ओके, अभी रजिस्टर्ड हुआ होंगे आप ना, अभी कोर्स वर्क चल रहा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे होता है कि मैंने अपने अनुभव में ये देखा गया है कि जो पहले से काम कर रहा होता है ना, जैसे वो है क्या कि मान लो मैं गेहूं उगा रहा हूँ 10 साल से, तो जब 11वें साल में कोई स्कीम आई, मुझे पता लगी, मैं वो ले लूँगा, मुझे 10 साल का अनुभव है, क्योंकि मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन अगर कोई स्कीम को देख के वो 11वें साल गेहूं उगाना शुरू करता है, उसका लॉस होगा, मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस में है और फिर उस स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है चीज़, क्योंकि आपका उतने वर्ष का अनुभव, बिजनेस में तो अनुभव बहुत मैटर करता है। तो पहले आप काम करो, मौका तो मिल जाता है, अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि है और आप काम कर रहे हैं, मौका ज़रूर मिलता है। Any more questions? वाइंड अप करें? थैंक यू।
जीवी पंच जी civic subject वेजिटेबल साइंस medical happiness. So you I am assistant professor in engineering college. where? In Jivipan Engineering College. Okay. And you are from forestry department. Shillong, you belong from Shillong? Manipur. Manipur. From HMB. Yes, ma'am. How many students in forestry? We are 5. 5. फॉरेस्ट्री का थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है वो भी Ma'am, actually, compared to a license, we are more Uh-huh. 5. Because in horticulture there are only 3, and rural technology there are 1. Civic technology, I guess it is only 2. You are doing PhD. Yes, ma'am. And you are from horticulture. 3 of you. Hello? Hello? And which department, ma'am? Computer science. Here. Okay. So, any query if you have over there? No questions? भूख तो नहीं लग रही इस वजह से तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। देख सकते Okay, sir. So hopefully it is very informative session. I hope you enjoy this session. Right. So let us say thanks to Mr. Abhishek Joshi for delivering the talk on food chain management. मेरा photograph लगा के दिया है. Done? Please. Thank you, sir. थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो गई ना.
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। सो चलिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, आप लंच कर लीजिए अभिषेक, लंच के लिए आप Ma'am, today